हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अतुल तिवारी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन होता है और ये बता दूं कि कार्बन एंड कंपाउंड का ये सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग को बेसिकली जानना क्या है, तो जानना है हम लोग को सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, सोप बनता कैसे है, सोप के प्रिपरेशन के बारे में, साथ में सोप का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे डिटर्जेंट कैसे बनता है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, क्या ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। इन सभी को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। या तो ऑब्जेक्टिव या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में भी इसका क्वेश्चन आता है, हो सकता है शॉर्ट टाइप में भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। जैसा कि टॉपिक का नेम है सोप एंड डिटर्जेंट। अगर बात करें सोप एंड डिटर्जेंट की, तो सोप क्या है, व्हाट इज सोप, क्वेश्चन ये होगा सोप क्या है, सोप का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं अ सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लंबा चेन ऑलमोस्ट 17 कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, C17H35, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ रहता है। और उसका सोडियम अगर आयन जुड़ा रहे या फिर सोडियम के अगर जगह पर पोटेशियम भी रहे, अगर सोडियम के जगह पोटेशियम भी रहे, तो अगर हम लोग देख सकते हैं C17H35COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रहता है। यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम आयन अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आ जाए तो वो सोप बनाता है। और ये सोप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता है और कार्बोक्सिलिक के एक लंबे चेन से, लॉन्ग चेन से ये बनता है। आप शॉर्ट चेन से इसको नहीं बना सकते हैं। और ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से मिलता है, ये प्लांट एंड एनिमल से ही प्राप्त होता है। प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है। तो इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सोडियम स्टेरेट। अगर C17H35COO Na की बात करें तो वो कैसे रहता होगा, अगर उसके बारे में बात करें तो ये CH3 CH2 ऐसा करके 16 तक चलेगा। ये CH2 यहाँ पर टोटल अगर देखें, यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करें और यहाँ आखिरी तक, यहाँ पर CH2 है, टोटल 17 एटम ऐसा रहेगा। CH2 का 16 मॉलिक्यूल्स और CH3 का एक मॉलिक्यूल, ये टोटल 17 होता है। फिर COONA, इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है और यही फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं सोप। अगर ये 17 कार्बन का है, 15 कार्बन का भी बना सकते हो, उसका नाम सोडियम पैल्मिटेट कहलाता है। तो इसमें भी कार्बन का 15 कार्बन का चेन बनता है, जैसे कि CH3 CH2 ये अगर देख सकते हो आप, इतना लंबा सा चेन बनेगा कार्बन कंपाउंड का, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। वहां कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एक्चुअली COOH प्रेजेंट रहता है। वो H को ब्रेक करके अगर सोडियम आयन वहां पे प्रेजेंट हो जाए तो वो सोप बनता है। सोडियम और पोटेशियम मेनली यूज किया जाता है। हम लोग दो तरह का सोप यूज करते हैं। एक सोप ऐसा होता है जो कि जिससे कि आप कपड़ा साफ कर सकते हैं, कपड़े को साफ करने के लिए। और जबकि कुछ ऐसे भी सोप्स आते हैं जो हम लोग अपने शरीर में लगा सकते हैं, अपने बॉडी पर लगा सकते हैं। तो वो दो अलग अलग होता है। जो हम लोग बॉडी पर लगाते हैं वो एक्चुअली पोटेशियम का बना होता है, और जिससे हम लोग सोप से, जिससे हम क्लोथ साफ करते हैं, वो एक्चुअली सोडियम का बना होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सोप जो है बेसिक होता है नेचर में,
एंड ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने दिखाया है कि बेसिक नेचर का होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। अगर सोप सॉल्यूशन बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। फिगर 1 में आप देख रहे हो कि जब सोप सॉल्यूशन बनाया गया, उसको वाटर में डाला गया तो उसका व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, जबकि जैसे ही इसको रेड लिटमस पेपर लिटमस अगर इसमें डालते हैं और उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, वो कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये ब्लू कलर भी हम लोग देख सकते हैं, ये फिगर 2 में जो दिखाया गया है। तो ये फिगर 2 में एक्चुअली ये दिखाया गया है कि ये बेसिक नेचर का होता है और ये इसमें अलग अलग अगर डाल दें कोई भी इंडिकेटर तो वो इंडिकेटर इसके कलर को चेंज कर सकता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने बताया था इंडिकेटर के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एसिडिक या बेसिक मीडियम में कोई इंडिकेटर डालते हैं तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ये एक्चुअली इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई एसिडिक चीज मिलाते हैं, एसिडिक इंडिकेटर मिलाते हैं, इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में कि सोप बनता कैसे है। तो सोप के बारे में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, दो सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। या तो वेजिटेबल ऑयल ले लो जो कि प्लांट से मिल जाएगा, या एनिमल फैट, एनिमल का जो फैट होता है, जो भी इंसान के शरीर में भी फैट होता है या कोई भी एनिमल के बॉडी में भी फैट होता है, उस फैट को अगर जिसको ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, पाम ऑयल ये सब के फॉर्म में आप देख सकते हो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब उसको रिएक्ट कराते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो सोप बन के देता है। और इसी प्रोसेस को सल्फोनिफिकेशन कहते हैं। सोपोनिफिकेशन जिसमें कि इसमें दिखाया गया ओल और फैट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने के बाद सोप एंड ग्लिसरॉल बनाता है। अगर ये रिएक्शन को मैं यहाँ लिख के दिखाऊं तो कुछ रिएक्शन ऐसा दिखेगा। अगर मैं सोप के होने वाले रिएक्शन को लिख के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, C17H35 COOCH3 और ये कंबाइन रहता है दूसरे से C17H35, ये CH3 नहीं CH2 से जुड़ा होता है, और ये COO और ये फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा होता है, और फिर थर्ड पार्ट ऐसा ही दिखता है C17H35 COOCH2, ये इससे ज्वाइन रहता है। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसी को बोलते हैं ऑयल और फैट। यही है ऑयल और फैट। ठीक है, एनिमल से भी निकाल सकते हो, एनिमल के फैट को ले सकते हो या ऑयल को ले सकते हो, और इसका रिएक्शन NaOH से कराया जाता है या फिर KOH से कराया जाता है। जब इसका रिएक्शन होगा तो आफ्टर रिएक्शन ये एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है और यह यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है CH2 CH2, और ये तीनों बॉन्ड तोड़कर ऐसे निकल जाते हैं और तीनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यही है, और साथ में जो बचता है वो बन जाता है सोप। सोप कैसे बनता है, देखो यहां पर तीनों कार्बन जो ऐड था, तीनों कार्बोक्सिलिक आयन जो यहां पर ऐड थे एक दूसरे से इस कार्बन के थ्रू, ये कार्बन यहां पर से जब निकल जाता है, देखो ये यहां से लिंक किया हुआ है और ये भी एक दूसरे से लिंक किया हुआ है, लेकिन जब जैसे ही ये यहां से ब्रेक होता है वो ऑफकोर्स ये तीन अलग अलग कंपाउंड में बदल जाते हैं। तीन अलग अलग कंपाउंड, तीन अलग अलग सेम ही चीज है, लेकिन वो तीनों सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उसी चीज को वो तीन सोडियम आयन से जोड़कर वहां पर एक सोप बनाते हैं। जैसे C17
H35COO और यहां पर जो CH2 था उसको हटाकर यहां पर Na प्लस आयन आ जाता है। और ऐसा ही दूसरे कंपाउंड में भी होता है CH3COO, यहां पर भी Na आ जाता है। और तीसरे के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है C75H35COONA, ये Na पर प्लस चार्ज रहता है और O पर माइनस चार्ज। अब इसी को कंबाइन फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उसी को लिख सकते हैं 3C17H35COONA प्लस। तो यहां पर जो कार्बन का जो 17 एटम है ये एक लॉन्ग चेन की तरह फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे रहता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, ये सोप का एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देख रहे हो कि कार्बन का 17 कार्बन यहां पर है, जैसा कि यहां आपको दिखेगा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पे सिर्फ 15 है। और ये 15 से दिखाया गया है किससे, जैसा कि मैंने ऊपर पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था आपको सोडियम पैल्मिटेट को। यहां पर ये सोडियम पैल्मिटेट को दिखाया गया है। अगर यही कार्बन का 17 कर दिया जाए, अगर ये CH2 इधर भी CH2 और एक CH3 यहां पर जोड़ दिया जाए और ये 15 के चेन को 17 का बना दिया जाए तो ये नॉर्मल सोडियम सोप होगा, जो कि हम लोग जनरली बनाया जाता है। और जो इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला तो होना चाहिए COOH। ओके, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी ऑयल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो यहां पे CH2 से जुड़ा हुआ होता है। ये बॉन्ड ब्रेक करके ये CH2 को हटाकर यहां पर एक Na प्लस आयन आता है। दूसरे के साथ जहां पर CH जुड़ा रहता है उसको भी ब्रेक करके वहां पर भी Na प्लस आयन आता है। और एक तीसरा कंपाउंड रहता है, वहां भी CH2 रहता है, उस पूरे को ब्रेक करके Na प्लस आता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये पार्ट बनता है। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट या हाइड्रोफिलिक पार्ट या हेड पार्ट। ये पोलर पार्ट होता है, ये एक्चुअली डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, हेड होता है, ये डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ना ही ये आयन में ब्रेक होता है। अब बात करते हैं पीछे वाले पार्ट को, जो 17 कार्बन का पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है या उसको टेल बोलते हैं। वो टेल जो है वो डिसॉल्व कर जाता है। अगर वाटर में इसको घुलाया जाए, अगर हार्ड वाटर में घुलाया जाए तो हार्ड वाटर में ये टेल जो है घुल सकता है, लेकिन जो हेड पार्ट है वो नहीं घुलता। तो इसीलिए इससे प्रॉब्लम भी होती है। अगर हम लोग इससे कपड़ा वॉश करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करते हैं, तो होता क्या है कि ये हेड वाला पार्ट अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता और ये टेल वाला पार्ट डिसॉल्व हो जाता है। इससे होता क्या है, इससे मिसल्स का निर्माण होता है, मिसल्स बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। वो मिसल्स कपड़ा से गंदगी निकालने के लिए सफिशिएंट है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम भी करता है। वो मिसल्स जब कुछ कुछ कपड़े को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ कपड़े को साफ कर सकता है, कुछ कपड़े को साफ नहीं भी कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि अब हम लोग बात करते हैं कि ये सोप कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, क्लीनिंग एक्शन कैसा है सोप का। तो सोप का जैसे देख रहे हो कि जैसा कि मैंने बताया, टेल पार्ट आपको आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि हेड पार्ट डिसॉल्व नहीं होता। और इस तरह से वो क्या करता है, एक मिसल्स बनाता है। जैसे कि मिसल्स का यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, जितना भी यहाँ पर ये पार्ट है वो सारा हेड पार्ट है।
ये हेड है, और जबकि जैसा भी आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो टेल पार्ट है। एक्चुअली वो ऐसा दिखता है, ये हेड पार्ट हो गया और इसी से ये टेल पार्ट निकला होता है। ये एक्चुअली टेल पार्ट है और ये हेड पार्ट है। यही मिसेल्स के तरह दिखता है, यही है मिसेल्स। इसी का फॉर्मेशन, अगर बहुत सारा ऑयल, अगर कहीं पर ऑयल जुड़ा हुआ है, ये बीच वाला पार्ट जो है वो ऑयल है। अगर ऑयल में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्या होते हैं, ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये डिसॉल्व हो रहा है और ये ऑयल के अंदर में आसानी से चले जा रहे हैं, ये ऑयल के अंदर में आसानी से चले जा रहे हैं, जबकि हेड वाला पार्ट बाहर ही रहता है। तो ये ऑयल वाला पार्ट क्या करता है, जब यहां पर मैंने एक सिस्टम से दिखाया गया है कि जब सोप और डिटर्जेंट, जैसे कि हम लोग का कोई क्लोथ का सरफेस है उस पर ग्रीस या ऑयल का लेयर चढ़ गया, तो हम लोग जैसे ही सोप को वाटर में डालते हैं तो वो कुछ पार्ट, जो टेल वाला पार्ट है वो डिसॉल्व हो गया, जबकि हेड वाला पार्ट डिसॉल्व नहीं हुआ है। और ये मिसेल्स, छोटे छोटे मिसेल्स को बनाता है। वो मिसेल्स क्या करता है, धीरे धीरे जाकर उस ऑयल पार्टिकल पर बैठता है, ऑयल पार्ट पर बैठता है। जो हेड पार्ट है वो तो अच्छे तरह से नहीं डिसॉल्व हो पाएगा, वो हल्का हल्का पार्टिकल्स दिखता है वहां पर। तो यहाँ पे देखो, जो डिसॉल्व पार्ट है वो तो ऑयल या ग्रीस के अंदर में चला गया, जबकि जो हेड पार्ट है वो ऊपर पे ही रह जाता है। जब इसको हम लोग, ये कुछ पार्ट्स इधर भी आकर इधर से जाते हैं तो हेड पार्ट जो डिसॉल्व नहीं हो पाता है वो बाहर रहता है, और ये मिसेल्स जो है, जो गंदगी रहता है, जो ऑयल है, जो ग्रीस है हम लोग के कपड़े पे, क्लोथ्स पे लगा हुआ, वो क्लोथ्स पर पकड़ बनाता है। और जब ये पकड़ ज्यादा मजबूत होता है तो ये मिसेल्स धीरे धीरे उस गंदगी को, ऑयल को एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते जाता है। जैसा कि आपको सर्फेक्टेंट आयन ऑरिनेटेड देमसेल्फ in the grease and water, ये ग्रीस वाटर में घुल जाता है। एसिटेटेंट begin to separate grease from surface, और ये क्या करता है, एजिटेशन क्या करता है, वो सरफेस से ग्रीस को अलग करना शुरू करता है, और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इस तरह से कंप्लीट क्लीनिंग हो जाता है। और हम लोग सोप, हम लोग के क्लोथ को आसानी से ऑयल के दाग को या ग्रीस के दाग को आसानी से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। यही कॉन्सेप्ट है किसी भी सोप से अगर क्लीनिंग होता है तो यही कॉन्सेप्ट पे क्लीनिंग होता है। वो पहले मिसेल्स बनाता है, वो मिसेल्स का जो टेल पार्ट होता है वो टेल पार्ट जाकर ऑयल में या ग्रीस में चला जाता है, और हेड पार्ट उसको चारों तरफ से पकड़े रहता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको सरफेस से हटाना शुरू करता है, और एक समय ऐसा आता है वो कंप्लीटली उसको सरफेस से हटा देता है। तो ये होता है क्लीनिंग ऑफ सोप। इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म टू क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पर डिस्कस किया है इसी के बारे में। वही क्वेश्चन के तौर पर मैंने आपको दिया है, आप लोग को इसको अपने तरीके से लिख लेना है और समझ जाना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोप। सोप अगर क्लीन कर सकता है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है। अगर ये सोप अच्छा है तो इसके साथ कुछ कुछ बुराइयां भी है। ऑफ कोर्स जैसा कि बोला जाता है कि अगर कुछ अच्छा है तो कुछ साथ में बुरा भी होता है। तो यहाँ पर भी कुछ बुरा है। बुरा ये है कि सोप अच्छा चीज तो है, लेकिन कुछ कुछ समय पर ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कहाँ नहीं है? हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में ये एक्चुअली लेदर क्रिएट नहीं कर पाता है, झाग नहीं हो पाता है, और झाग जब तक नहीं होगा तब तक वो अच्छे से क्लोथ्स को साफ नहीं कर सकता। हार्ड वाटर में ये साफ करने में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन ऐसे सब इंप्योरिटी प्रेजेंट रहते हैं, और ये आयन जो है कार्बोक्साइल आयन से रिएक्ट कर जाते हैं और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनाते हैं। ये कार्बोक्साइल आयन जो रहता है सोडियम आयन के साथ जो जुड़ा होता है, उसके साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम रिएक्ट करके उसका आयन बना लेता है, और जो कि एक्चुअली इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो उसका छोटा छोटा आपको क्रिस्टल दिखने को मिलेगा, और वही चीज आपको
क्लीनिंग में थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया एक रिएक्शन में कि अगर ये सोप है, अगर इसको वाटर में, हार्ड वाटर में डाले तो हार्ड वाटर में पहले से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट था। जैसे ही वो कम होता है तो वो क्या करता है, सोडियम आयन को निकाल कर वहां पर कैल्शियम आयन बन जाता है और हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन ये बना लेता है। और कैल्शियम आयन जैसे बनाता है और कैल्शियम स्टेरेट बनाता है, एक्चुअली इसका नाम कैल्शियम स्टेरेट है, कैल्शियम स्टीयरेट, और साथ में सोडियम आयन बनाता है। सोडियम आयन तो निकल जाता है लेकिन ये पार्ट, इसमें जो टेल पार्ट है वो फिर से डिसॉल्व होगा और जो हेड पार्ट होगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, वो पार्शियली डिसॉल्व भी नहीं होगा, तो किसी भी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये होता क्या है कि अगर हम लोग का क्लोज है, क्लोज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स में ये अनडिसॉल्व पार्टिकल्स चले जाते हैं। अगर मान लो ये पोर्स है तो ये पोर्स में अनडिसॉल्व हेड जो है इसका कैल्शियम आयन का या मैग्नीशियम आयन का, वो वहां पे जम जाता है और इससे क्लीनिंग में प्रॉब्लम होता है। ये स्मूथ सरफेस बना देता है जिसके वजह से साफ होने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये इसका एक पहला डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज है, सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सोप ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर बात करें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा, अगर एसिड होगा तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन आयन रहेगा ही रहेगा, तो उससे होता है कि कार्बोक्सिलिक आयन सोप में इंटरेक्ट कर जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ और फैटी एसिड बना लेता है। और फैटी एसिड बनाने के बाद एक्चुअली वो आयनाइज्ड नहीं हो जाता, और आयनाइज्ड नहीं होता तो वो क्लीनिंग में थोड़ा इफेक्ट डालता है। जैसा कि देखो कार्बोक्सिलेट आयन वो एसिड से रिएक्ट किया तो वहां पे ऑफकोर्स H+ आयन होगा, और यहाँ पर होता क्या है, ये Na+ को ब्रेक करके H+ आयन जुड़ जाता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब बन जाता है तो वो अनआयनाइज्ड हो जाता है। आयन में ये फिर ब्रेक नहीं होता, आयन में ब्रेक नहीं होता तो ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता और ये क्लीनिंग में दिक्कत पैदा करता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? सिंथेटिक डिटर्जेंट एक तरह का सोप ही है जिसको बोल सकते हो सोपलेस सोप, है ना। सोपलेस सोप मतलब कि साबुन तो है बट वो कंप्लीटली, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा सोप के बारे में, वैसा सोप नहीं है। ये भी एक तरह का कार्बन कंपाउंड से ही बना हुआ है। ये भी, इसमें भी एक लॉन्ग चेन होता है बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता, ये सल्फोनिक एसिड का होता है। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं बल्कि सल्फोनिक एसिड का होता है, और इसमें 12 कार्बन आयन रहता है। 12 कार्बन का एक चेन होता है। इसमें 17 कार्बन या 15 कार्बन कोई चेन नहीं होता, इसमें 12 कार्बन का एक चेन होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि आपको दिखाया जाएगा, ये एक तरह का, यहाँ लास्ट में देखो ये सल्फोनिक SO3 का, ये जैसा कि वहां पे देख रहे थे सोप में COO Na का ये एक्चुअली ये सोप में ऐसा प्रेजेंट रहता था। यहां पे देखो सल्फोनिक आयन में SOONA ये प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो ये इसको बोलते हैं सल्फोनिक आयन और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक आयन। तो कार्बोक्सिलिक आयन सोप में होता है जबकि सल्फोनिक आयन डिटर्जेंट में होता है। सोप में कार्बन का जो एटम होता है वो 15 to 17 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन 12 to 15 तक में ही काम कर लेता है। इसमें भी वही बात है, एक पार्ट टेल का पार्ट है, जो टेल पार्ट है वो होता है सोप में, वैसा भी इसमें भी टेल पार्ट है, और दूसरा हेड पार्ट है। इसमें सल्फोनिक आयन का हेड पार्ट होता है जो कि पोलर पार्ट होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर टेल पार्ट होता है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ सोप से तो अच्छा जरूर है। सोप क्या कर सकता है? सोप हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर सकता, सोप एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं कर सकता, अच्छे से सफाई नहीं कर सकता, लेकिन डिटर्जेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये रिएक्ट कर सकता है आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट डू नॉट रिएक्ट विथ आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, मींस यहाँ जो हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे इम्प्योरिटीज रहते हैं वो इससे रिएक्ट ही नहीं करता, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता सिंथेटिक फाइबर पर।
सॉरी सिंथेटिक डिटर्जेंट पर, और सिंथेटिक डिटर्जेंट पे अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑफकोर्स आसानी से हार्ड वाटर में भी झाग बना सकता है, लेदर बना सकता है। सोप ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये उस पर उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जब इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो ये आसानी से झाग बना सकता है, लेदर बना सकता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता अगर हार्ड वाटर से ये लेदर बनाना शुरू करे। दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड सी वाटर। अगर सी वाटर ले लें, सी वाटर खारा होता है, आपको सब पता होगा, सॉल्टी होता है। अगर उसमें सोप का आप यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पर आप सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज करते हैं वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वहां पर भी वर्क करेगा। ये एसिडिक मीडियम में भी वर्क करता है क्योंकि इसका एसिड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहां कार्बोक्सिलिक एसिड रहता था जहां पर सोडियम आयन को हटाकर हाइड्रोजन आ सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, सोडियम आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन जैसा कंपाउंड भी सोडियम जैसे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन यहां पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, सोडियम डिस्प्लेस नहीं होता है सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में भी ये काम करता है। इसके अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है ये डू नॉट फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम विद द हार्ड वाटर, हेंस लेजर अमाउंट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट आर रिक्वायर्ड टू वॉशिंग। अब ये भी फायदा है कि ये जब रिएक्ट ही नहीं करता सोडियम और मैग्नीशियम से, तो आसानी से इसको थोड़े अमाउंट में भी, स्मॉल क्वांटिटी में भी लेंगे तो ये अच्छा से अच्छा ज्यादा काम कर सकता है। जबकि सोप के साथ ऐसा नहीं है, वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है। वो ज्यादा दोगे तो ऐसा होगा कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है और कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर रहा है और थोड़ा थोड़ा सफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ही अगर हम लोग यूज करें सिंथेटिक डिटर्जेंट का तो वो आसानी से वो काम कर सकता है, जो कि सोप ज्यादा मात्रा में लेने से भी नहीं कर सकता। एक और बात बता दूं, सोप जो है एक्चुअली थोड़ा महंगा है और कंपेयर करें अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट से तो वो एक्चुअली चीप होता है, सस्ता होता है, तो वो आसानी से हम लोग ले भी सकते हैं। सोप और डिटर्जेंट में ज्यादा अगर हम लोग जाएं देखें, जो फायदा करने वाला है वो ऑफकोर्स डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट इसलिए क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो आसानी से लेदर बना सकता है, उसको हम कम यूज कर सकते हैं, वो चीप होता है, लेकिन सोप में ये सब क्वालिटी नहीं है। ओके, तो इन सभी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अभी हम लोग डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे, वॉशिंग पाउडर के भी बारे में बात करना है हम लोग को। वॉशिंग पाउडर कुछ खास नहीं है। वॉशिंग पाउडर के बारे में अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर वॉशिंग पाउडर के बारे में हम लोग बात करें तो वॉशिंग पाउडर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ कंटेन ओनली अबाउट 15 to 30% डिटर्जेंट बाय मास। अगर इसमें डिटर्जेंट को यूज किया जाता है, वॉशिंग पाउडर एक्चुअली डिटर्जेंट भी उसमें डाला जाता है, लेकिन 15 to 30% ही उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है, कंप्लीट डिटर्जेंट नहीं होता है। इससे क्या होता है, कपड़ा आसानी से साफ हो सकता है, आसानी से ये झाग बना सकता है हार्ड वाटर के साथ, और हम लोग को ये आसान हो सकता है, आसानी से इससे कपड़े से दाग निकल जाते हैं, या ऑयल का दाग हो या फिर ग्रीस का दाग हो, ये आसानी से रगड़ने से ही निकल जाता है। सोप में क्या होता है, वो निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, मिसल्स उसके अंदर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उस मॉलिक्यूल्स को निकालेगा। तो ये ऐसा काम सोप करता है जो कि थोड़ा स्लो है, और डिटर्जेंट थोड़ा फास्ट तरीके से काम कर सकता है। इसीलिए वॉशिंग पाउडर में 15 to 30% डिटर्जेंट को मिलाकर उसको वॉशिंग पाउडर को बनाया जाता है। अभी आजकल तो बहुत अच्छे सब डिटर्जेंट आ गए हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर आ गए हैं, उसको यूज कर सकते हैं, आप करते भी होंगे घर में। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलो बात करते हैं एक तरफ सोप और एक तरफ डिटर्जेंट की। तो अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो सोप जो होता है वो लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन होता है, बट किसका होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक फैटी ऑयल का, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बोल सकते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये एक्चुअली अगर डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता है, वो सल्फोनिक एसिड का होता है। सल्फोनिक एसिड का ये लॉन्ग चेन होता है और ये 12 कार्बन का चेन होता है। अगर इसका आयनिक पार्ट देखें तो ये आयनिक पार्ट इसका COO माइनस Na+, ये इसका आयनिक पार्ट है सोप का। जबकि डिटर्जेंट का जब आयनिक पार्ट देखोगे तो वो आयनिक पार्ट ऐसा दिखेगा तुमको, SOO माइनस Na+। ये डिटर्जेंट का आयनिक पार्ट है और सोप का आयनिक पार्ट है। अब बात करते हैं सोप के एक और बारे में। तो सोप जो है वो एनिमल ऑयल, एनिमल फैट्स एंड प्लांट ऑयल से बना सकते हैं, ठीक है। ये सोप बनता है। जबकि हाइड्रोकार्बन जो बनता है वो हाइड्रोकार्बन से बनता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलता है वो आपको पता होगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया है। हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लिख देते हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता है इन सभी के बारे में इसी चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। अब बात करते हैं ये कैन नॉट रिएक्ट्स और फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये रिएक्ट नहीं कर सकता और ना ही ये लेदर बना सकता है। बट अगर बात करें डिटर्जेंट की, इट कैन फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भी ये रिएक्ट कर सकता है। ये इम्प्योरिटी से रिएक्ट कर जाता है। अगर सोप के बारे में बात करें तो ये इट रिएक्ट्स विथ Ca2+, Mg2+। ये इम्प्योरिटीज जो वाटर में प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, उससे रिएक्ट कर जाता है। जबकि डिटर्जेंट ऐसा नहीं करता। इट कैन नॉट रिएक्ट विथ Mg2+ या Ca2+ से ये रिएक्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ एक और अगर बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट रिएक्ट। अगर बात करें इसके एक और की तो इट कैन नॉट आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये आयनाइज्ड नहीं हो सकता है। जबकि बात करें डिटर्जेंट की तो इट कैन आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। इट कैन आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्ट कर सकता है। और भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सोप जो है वो थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, जबकि डिटर्जेंट चीप होता है, सस्ता होता है, ऐसा बोल सकते हैं। आसानी से इससे सोप से अगर आप ज़्यादा समय तक काम करते हो, सोप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपके हाथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके हैंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे सोप और डिटर्जेंट के बीच में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये टॉपिक यहीं तक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।